बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद फैज़ चौधरी। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल खालिद फैज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज प्रोग्राम करने का ज़रा जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपने APC की कॉन्फ्रेंस जो हुई वो टीवी पे देखी होगी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का खिताब भी सुना होगा और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान उनका जो है जिन्होंने पेश किया नुकात पेश किए वो भी सुने होंगे। इस सारे चीज़ों को देखने के बाद नाज़रीन मैं आपसे चंद एक चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो सियासी लोग हैं ये ज़हन में रखें, आप अपने दिल में ये बात बिठा लें, सोच लें कि ये सब अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और किस तरह जिन्होंने कहा कि ये आर्मी के ख़िलाफ़ वो बोलें कि जर्नैलों के ख़िलाफ़ बोले हैं। हालांकि जो लोग हिस्ट्री जानते हैं ये तो खुद ज़िया-उल हक की गोद में बैठ कर आ गए हैं। वो ज़िया-उल हक इनको लेके आए थे, फिर 9 साल ज़िया-उल हक की हुकूमत रही। उसके बाद कितनी बार इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि कितने 5 वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर-ए-आज़म आए उनको 2 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं करने दी गई, गिरा दिया गया। मियाँ साहब, जब आपकी हुकूमत थी, हुकूमतें गिराने में तो आप पेश थे। यूसुफ गिलानी की टाइम आपको काला कोट पैंट पहन कर गए थे। लुगारी साहब के साथ आपने क्या किया सबको पता है। जस्टिस सज्जाद शाह साहब के साथ आपने क्या किया सबको पता है। जस्टिस अब्दुल कयूम साहब को किस तरह डिक्टेशन दे रहे थे आपको पता है। और लोग ये जानते हैं, लोग ये भूलेंगे नहीं कि जब फैसले डालती हैं आपके हक में दे देंगी तो आप कहते हैं इंसाफ की फतह होगी। जब फैसले आपके खिलाफ आ जाएंगे आप कह देंगे जी ये तो जुल्म हो गया, ज्यादती होगी। ये जो भी ऑलरेडी ये मुल्क आपका नहीं, मुल्क हमारा भी है, सबका मुल्क है। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है कोविड से निकल के अच्छी जो है सूरत हाल की तरफ जा रहा है। और आप जो भी जो टांगा पार्टी की चंद इकट्ठी करके और जो जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ये पार्टी देख उस आदमी को आगे लगा रहे हैं जिसके पास जो अपनी सीट से हारा हुआ आदमी है, जो डीजल के परवड़ के बिकने वाला आदमी है, उस आदमी को आगे लगा रहे हैं। और ये लगा के देखें मौलाना फजल रहमान के पास मदरसा के बच्चे हैं, वो उसका इस्तेमाल करेगा। और अब इनको पता चल चुका है कि अब इनका हिसाब होगा। FTF का जो बिल पास हो गया, अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये रजिस्ट करेंगे मुल्क को, जो है मुल्क ऑलरेडी आपको वालों को पता है कि किस तबाही से बुरे हालात में खान साहब को मिला था। और 2 साल तो खान साहब को स्ट्रगल करने में गुजर गया कि इसकी जो माशत बहाल करने में। जो इन्होंने कर्जे लिए थे, अरबों डॉलर्स के कर्जे लिए थे और अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज बाहर के मुल्कों में बना ली थी, उन कर्जों की किस्तें अदा करने में निकल गए थे। तो अब ये जिस तरह इतनी पार्टियाँ सब लोग इकट्ठे होके मौलाना फजल रहमान जो बता रहे हैं कि जी जितने सारे जो हम सड़कों पर निकलेंगे, हम जो है असम्बली में इस्तीफ़ा देंगे, ये सारी वो चीज़ें अभी शहरों में एहतियाज करेंगे। देखें ये कोविड के बाद पाकिस्तान इनका मुतहम्मिल नहीं है कि इस किस्म के जो हालात पैदा किए जाए। देखें नाज़रीन, ये अपनी ज़ात के लिए आप लोगों की ज़िंदगियों के साथ का खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपनी ज़ाती मफादात के लिए बाहर निकलेंगे। आप लोग अपने दिल से सोचें, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, उनको कन्विंस करें। कोई आदमी भी इन जो है पार्टीज़ का साथ ना दे। देखें, और ये मुझे समझ नहीं आती कि जब आदमी झूठ बोलता है उसके चेहरे के ऊपर उसको समझ रही कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और लोगों को किस तरह किस स्टाइल से मियाँ साहब ये फरमा रहे थे कि जी के जो हमें तो वज़ीर-ए-आज़म को काम नहीं करने दिया गया। पिछले 35 साल से जनाब आपकी हुकूमत रही, आप तो खुद पंजाब के ऊपर आपकी हुकूमत रही। रायविंड में 3000 एकड़ से 3000 से ज़्यादा एकड़ आपने सरकारी अराजी जो वहाँ पर कब्जा करके बैठे हुए वो महल बना लिया हुआ है। आप तो ये तो जिसकी लाठी उसकी बैंस वाला साहब है। ये चंद पार्टीज मिलकर
आर्मी को, अदलिया को, पीटीआई को, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाना चाहते हैं। यरगमाल बना के अपनी मर्जी के कवानीन लाना चाहते हैं। और ये मौलाना फजल माजिद की एक सीट भी नहीं है, वो अब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और इनको देखें, इतनी बड़ी पार्टी, इनको शर्म नहीं आ रही, वो मौलाना फजल माजिद को लीड कर रहे हैं। क्योंकि इनकी लोग, इनकी पार्टीज के जो वर्कर हैं वो समझ चुके हैं। देखें, यही मियाँ मदन वाशिफ साहब थे जो कहते कि जरदारी बहुत बड़ा चोर है, ये जरदारी में से 10% है। और यही मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब से मैं पेट फाड़ूंगा, मैं पैसे निकालूंगा, मैं सड़कों पर घसीटूंगा, क्या क्या बातें नहीं की, क्या क्या जरदारी साहब इनकी कहते रहे इनको। इनकी जब वक्त आया तो ये दोनों आपस में जफ्फियाँ डाल ली इन्होंने, और सबसे बड़े दुश्मन थे। अब भी आने वाले वक्त में अगर खान साहब अगर ना वज़ीर आज़म होते, तो अगर हुकूमत इनकी जरदारी साहब की होती, तो ये नवाज साहब उनके ऊपर चढ़ाई करते। इन्होंने बारियां लगाई हुई थी, 5 साल आपने हुकूमत करनी है, हमने कुछ नहीं कहना, फिर आपने करनी, मैंने कुछ नहीं कहना। ये एक दूसरे के वक्त जब भी नैब का एक अदारा जो भी हुकूमत आती थी, नैब का इस्तेमाल करती थी दूसरी हुकूमत के खिलाफ। जितने केसेस भी नैब के बने हुए हैं वो सारे इन्होंने इनकी अपने दौर में, खान साहब ने एक केस भी नहीं बनाया। खान साहब तो जब आए उन्होंने कहा जो केसेस पड़े हैं इनको क्लियर करो, वो पनामा में खुद फंस गए आगे। अब नाज़रीन, ये तो आप ज़हन में रखें, ये एक माफिया है, इनका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के अल्लाह ताला ने हमारे पाक आर्मी, पाकिस्तान के जो आर्मी बहादुर लोग बैठे हैं, वो अगर वो इनके ऊपर थोड़ा सा हाथ ना रखें तो ये तो मुल्क को कच्चा खा जाए। देखिए किस तरह उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, इनको पूछने वाले कोई नहीं है। और इनको शर्म नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाके हमला कर देते हो। जजेस को किस तरह ये मैनेज करते जाके, जस्टिस क्यूम जैसे लोगों से को फ़ोन करके डिक्टेट करते हैं कि इसको इतनी सज़ा देनी है, इसको इतनी सज़ा देनी है। वो कोई जस्टिस क्यूम साहब फरमा रहे हैं कि ये जिस तरह मियाँ साहब हुक्म है। ये लोग हैं, बदबख्त लोग हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद किया। लोग गरीब भूख से मर रहे हैं और लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं। ये लोग अपनी सियासत कर रहे हैं, ये सियासत चमका रहे हैं। चंद लोग बैठ के मिल के जो कहते हैं ये हम जलसे जुलूस करेंगे, कोई आदमी जलसे में बाहर ना जाए, सब लोग अपने घर में रहें। लेकिन जलसे में किसी का आदमी जाता है, कोविड के शिकार होकर मर जाता है, ये क्या उसके घर मिलने जाएंगे, या आपका एक बंदा जो मर गया तो उसकी पूछने के लिए आएंगे? सियासी लोग किसी के घर में नहीं जाएंगे, किसी से नहीं मिलेंगे जाकर। इसलिए ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिलाल भुट्टो साहब ने जो बातें की हैं, जरदारी साहब ने जो बातें की हैं, ये अब इन्होंने ये समझिए कि जब वक्त आखिरी ये पता खेल रहे हैं, ये जिस मदरसे के बच्चों का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान ऑलवेज डील कर लेते हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को आगे लगाना, मदरसे के बच्चों को आगे लगाना है, और उनके पीछे जितनी बड़ी बड़ी पार्टी हैं उनके पीछे लगकर ये जाएंगे करने के लिए। और ये सारी जो सूरत हाल है नाज़रीन, ये हमारा मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़े अच्छे सिस्टम से चल रहा है। मगर यही वो लोग हैं जिन लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया। मॉडल टाउन में 14 कत्ल हो गए, 90 लोगों को सीधी गोलियां मारी गई। और जिस बदबख्त SSP ने और इन लोगों ने साथ दिया था, आज वो तरक्कियाँ करके बड़े बड़े उहदों पर लगे हुए हैं और उनका आज तक उनको कुछ नहीं हुआ। और ये असल में मियाँ बरदरान जो है, ये ग्वाल मंडी से जब निकले थे, मोबाइल टाउन में एक कोठी बनाई थी, तो ये तो थे कारोबारी लोग। ये कारोबारी फैमिली आ गई हुकूमत में, सियासत में। तो सियासत में आकर उन्होंने पैसा बनाया, वो फिर इतना पैसा बनाया कि आप खुद ही अंदाज़ा कर लें। आप कहीं कहीं पहुँच गए। इनके ऊपर हाथ डालना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी है, नामुमकिन भी है। अब देखिए, आज तक किसी को गिरफ्तार कर सके आप? घर में बैठे हाई कोर्ट के जजेस इनकी ये सुन लेते हैं, जो तारीख भी दे देते हैं, इनकी जो छुट्टी वाले दिन भी इनका फैसले इनके हक में आ जाते हैं। एक बदकिस्मती है कि इन लोगों ने अपने आप लोगों को इतना मैनेज कर लिया हुआ है कि इनके ऊपर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। आप देख लें किस तरह ये बाहर भागे हुए हैं, और जो जिस तरह मियाँ साहब जब से गए हैं, किस तरह ये गए हैं, कैसे मैनेज करके गए हैं, किस तरह ये मीडिया को मैनेज करते हैं, मीडिया के लोग किस तरह इनके हाथ में हैं, किन किन के ऊपर ये हाथ डालते हैं। हालांकि जो हिस्ट्री है उसमें देखें, मियाँ साहब ने मीडिया के ऊपर भी बहुत जुल्म किए हैं, मगर मीडिया भी देखें उसमें चंद एक साफ़ी हैं जो सिस्टम को
ख़राब करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जो कहते हैं देखो मियाँ साहब थे आज दी रात ये हो जाना, वो प्रेशराइज बिल्टअप करते थे कि अगर ये मियाँ साहब ने कुछ होगा तो फिर हुकूमत का की बनेगा। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश करते थे। आज की जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मैंने उसका लुब्बा ये पाया कि ये सारी पार्टी, ये सारे लोग अपनी करप्शन को बचाने के लिए एक हो गए हैं। अब इनका जो लायामला वो जो बता रहे हैं कि जी मौलाना फजल रहमान कि ये कर दें, ये भी कर दें, ये शर्तें बना रहे हैं और इसको रबड़ पार्लियामेंट कह रहे हैं, क्योंकि उनका तो स्टेक ही नहीं है इस हुकूमत में। वो तो चाहते हैं कि सारा कुछ लिपट जाए, फिर दोबारा इलेक्शन हो, किस तरीके मैं फिर असम्बली में आ जाऊँ, वो ये चाहते हैं। तो बाकी जो पीपल्स पार्टी है 18वीं तरमीम के बारे में बात की, वो मुझे बड़ी जो है ना, मैं सुना कि ये 18वीं तरमीम के बारे में ये क्या फरमान थे। देखिए 18वीं तरमीम जो है जब से सूबों को आज़ाद खुद मुख्तारी मिली है, इतना नुकसान हुआ कि शायद हमारी हिस्ट्री में कभी नुकसान नहीं किसी को हुआ। इन लोगों ने सूबे में खुद मुख्तारी बना के खुद अपने आप को फ़ायदे किस किस तरह उठाए कि वफाक बेबस होता है कि इनको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इनको 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद हो जाते हैं। ये 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए और सदारती निज़ाम आना चाहिए, ताकि सदारती निज़ाम आए और ये कुछ सेटअप इस किस्म का है कि ये जो सियासी पार्टी जो बनी हुई हैं इनका ख़ात्मा हो जाए। चूँकि ये लोग जब तक ये लोग रहेंगे मुल्क गरीब से गरीब तर होता जाएगा और ये गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। और इन लोगों के लिए रात दिन इनकी खिदमतें होती हैं, ये किस तरह सिस्टम को मैनेज करते हैं। आम लोगों की ज़िंदगियाँ का इनकी ज़िंदगियों की ऐसी है जैसे कि मक्खी की या मच्छर की ज़िंदगी है, लेकिन अपनी ज़िंदगियों के लिए अपना इलाज करवाने के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं, कई कई साल वहाँ ठहरते हैं और ऑलरेडी इन्होंने अपने इंतजाम वहाँ बाहर के मुल्कों में किए हुए हैं। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ लेके रखी हुई हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो किए हुए हैं। और बदकिस्मती से देखें कि इनके ऊपर हाथ डालने वाले कौन है, ये खुद ही हैं। और असम्बली में नेशनल असम्बली रहे या पंजाब असम्बली सूबाई असम्बली रहे, उसमें ये किस किस्म के कानून पास करते हैं। ये वो कानून पास करते हैं जो जो इनको प्रोटेक्ट करें। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो एक एमएनए है उसके ऊपर कत्ल का भी मुकदमा है, वो जेल में, वो फिर दोबारा एमएनए का इलेक्शन लड़ सकता है। अगर एमपी है वो भी जेल में इलेक्शन लड़ सकता है। आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आम आदमी सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, ये नौकरी भी ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो बैठे हुए एमपी एमएनए साथ, ये सियासी पार्टी जमातों के साथ, वो बेचारे पढ़ते ही नहीं हैं, उनकी जुर्त ही नहीं पढ़ने की। जो उनको कह देते हैं आज ही बिल साइन होना है, वो पढ़ते नहीं। जो 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 हुक्म जी जो वो गुलामों की तरह इनके साथ रह रहे हैं। उनकी अपनी की सोच ही नहीं है, वो अपना कोई ख्याल ही नहीं है अपनी ज़ात से, दिल से, दिमाग से, मुल्क। और जब अवाम से वोटें लेने जाते हैं तो उस वक्त उनको चाहिए कि अवाम की वोटों से मुंतखब होके आए हैं, अवाम की बात करें, अवाम का सोचें। मगर जब ये सियासी पार्टीज़ हैं, अगर जो एमपी एमएन की बात सुनी, उनके खिलाफ जो एक्शन लेते हैं और उनको बेइज्जत करते हैं और उनसे मुलाकात नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी। चल पहले तो ये होता था कि मियाँ साहब के पास टाइम ही नहीं था, कि इनसे मिलते नहीं थे। जब इमरान खान साहब आए थे तो फिर बहुत सारी पार्टी के लोग छोड़ के इस पार्टी दूसरी पार्टी में आए। ये बार बार ये जो है, जिस तरह मियाँ साहब ने इल्ज़ाम लाया हमारी जो आर्मी पर, ये बड़ा अफसोसनाक है। और अफसोस है कि 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म बार बार आर्मी के ऊपर नाम लगा रहे हैं। और जिस तरह के पूरी जो है पाकिस्तानी कौम को पता कि मियाँ साहब किस तरह जवाहर की गोद में बैठ कर खुद आए हैं। और जब भी मियाँ साहब की हुकूमत आए फिर कहते हैं ये कि एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है। जब किसी और की हुकूमत आ जाए उसको कहते हैं एस्टेब्लिश का काम है। कभी ये कह देते हैं ये इलेक्शन जजेस का, कभी कहते हैं ये इलेक्शन हर दफ़ा सिक्योरिटी एजेंसीज का इलेक्शन है। हर दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जब तक ये खुद आ जाते हैं गवर्नमेंट में फिर सब ठीक है, इनके हक में फैसले आ जाए फिर सब ठीक है, जजेस भी ठीक है, इंसाफ की फतह भी होगी। जब इनके खिलाफ आ जाए तो फिर ये उनके खिलाफ बातें करते हैं। नाज़रीन, मेरा आपसे मेरी ये मुतबना गुजारिश है कि इन लोगों के बातों में बिल्कुल ना आए। आप घर से किसी किस्म के ये जलसे जुलूस करना चाह रहे हैं, ये सारी पार्टीज मिलके, ये इनकी बातों में ना आए। कोई आदमी घर से बाहर ना निकले। कोविड का टाइम है, कोरोना ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कोई लोग अपने घर में रहें। खुदा न खास्ता कोई ऐसा साना पेश आ जाता है तो इन लोगों का कुछ नहीं जाना।
ये आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कोई आदमी कर सकते, अपने काम से काम रखें और ये खुद ही जो है वापस जाएंगे। कि मौलाना फजल रहमान तो आपको बड़ा शरारती आदमी है, उसने तो मदरसे के बच्चों को लाना है, उनको लाएगा और जो भी कर सका वो तो करेगा, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको चाबी दी हुई है। और किस किस्म की चाबी दी है ये दोनों पार्टी ने, अब क्या क्या डील हुई है और अंडरग्राउंड क्या मैटर चल रहे हैं, और मियाँ साहब किस तरह शाश बरतानिया से बैठ कर ख़िताब कर रहे हैं। जब यहाँ से पाकिस्तान से गए थे तो किस तरह आपको पता, उन्होंने कहा था कि जी अब तो एक इनके लिए ज़िंदा कैसे हैं, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट्स कह रही थी वो रिपोर्ट किस तरह बनी, वो पता है आपको चल गया कि कोई चीज़ इंटर का ब्लड में कर देते थे जिससे वो लेवल बिल्कुल लो आ जाता था और रेड सेल्स का। अब जब से वो बरतानिया में गए हैं एक बार भी उन्होंने वो टेस्ट करवा के नहीं भेजा कि उसका लेवल इतना लो हो गया। और एक डॉक्टर है उसके लेटर में लिख के भेजते हैं जी ये एज इतनी एज है, डायबिटीज़ है, हार्ट के पेशेंट है, ये नहीं आ सकते। अब वहाँ पर बैठकर सियासत करेंगे जिस तरह अल्ताफ़ सहन करते थे कई साल तक। और इनकी जड़ें इन्होंने अपनी इतनी मजबूत कर ली हैं। पुराना सनाल है जैसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने जिनके ऊपर कत्ल के मुकदमे हैं, मार्टून कत्ल के, और उनके फैसलाबाद में भी इनके खिलाफ मुकदमे आए। शेर अली शाह के वालिद साहब उन्होंने ने कहा था कि इनके ऊपर जो है कत्ल के कितने मुकदमे हैं, कितने लोगों ने कत्ल करवाया, मगर इन लोगों के हाथ पड़ते हैं, इनको कोई नहीं कुछ कह सकता। और जिस तरह की आपको पता है कि बदकिस्मती से हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें वकला जो है, बार्स हैं, बार एसोसिएशन हैं, इन लोगों के जो है लॉयर यंग लॉयर फॉर्म बनाए हुए हैं जो कि वकला तंजीमें हैं, उनके अपने विंग है, मुस्लिम नवाज विंग है, ये पीपल्स पार्टी विंग है, ये लोग मिलकर अदालतों को प्रेशराइज करते हैं। पीएचसी का केस आपके सामने है, किस तरह डॉक्टरों ने हमला किया था पीएचसी के ऊपर। और अगर उस वक्त अगर इमरान खान साहब स्टैंड लेते हैं वकला के खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेने का, तो ये सियासी पार्टीज़ हैं वकला के साथ खड़े हो जाते हैं कि जी हम आपके साथ ज़्यादती हो रही है। असल में ये मुल्क का नहीं सोचते, ये अपनी ज़ात अपने फ़ायदे का सोचते हैं। तो ये वकला बरदरी का अब ये कह रहे थे कि वकला बरदरी के साथ ये वकला को भड़काएंगे कि आप बाहर निकलें, और इस तरह और भी गलत से गलत टैक्स इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आप प्लीज़ घर से बाहर आए, कोई इनकी बात ना सुने, अपने सिस्टम अपने मुल्क को सुनिए। आपका अपना प्यारा घर है, अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। ये जालिम लोग हैं, इन लोगों ने लूटा मुल्क को, अब फिर आप दोबारा आपके ऊपर मुसलत होना चाहते हैं। खान साहब का साथ दें ताकि इन लोगों को जब हिसाब FTF का बिल पास होने के बाद अब इनके ऊपर शिकंजा कसना है। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि इसने सोचा कि अब तो शिकंजा कसा जाएगा वो बिल पास होने के बाद। अब वो कोशिश करेंगे बिल भी वापस हो जाए और क्या क्या ये ड्रामे करेंगे, मगर आप ड्रामे ना आए। पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद, मेरे जो खान इमरान खान साहब जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा ये इनकी हर किस्म की तहरीक नाकाम होगी और इंशाअल्लाह मेरा मुल्क पाकिस्तान जिंदा तबिंदा और खुशहाल होगा, आवाम खुशहाल होगी। और वो खान साहब 2 साल तो खान साहब को सेटल होने में लगे, अगले 3 साल हैं, इन 3 सालों में जो है इंशाअल्लाह खान साहब भी काफ़ी इंशाअल्लाह वर्क आपको खान साहब का वर्क नज़र आएगा। और जिस तरह के पाकिस्तान ने इसराइल को अभी तक तस्लीम नहीं किया और दूसरे ब्लॉक भी बन रहे हैं, रूस और चाइना और पाकिस्तान, कतर, मलेशिया, इन इस तरह ये जो ब्लॉक बने हैं इससे भी हमारी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारी आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। नाज़रीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद। और किसी किस्म के गद्दार और जो बाहर से बैठकर हमारे मुल्क को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया से और दूसरे ममालिक से, हम सबको चाहिए कि इनको पहचानें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन, इंशाअल्लाह जो भी नेक्स्ट जो भी करंट डेवलपमेंट होती रहेगी मेरा यूट्यूब चैनल आप देखते रहें। और दोस्तों से ये अपील है कि ये यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब करें और साथ साथ इसको शेयर भी करें। अल्लाह ने के बाद।